प्रभास 150 करोड़, सैफ अली खान 12 करोड़, रितिक सनोन 3 करोड़ और सनी सिंह 1.5 करोड़। गैस कीजिए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फीस की जो आदि पुरुष के एक्टर्स ने चार्ज करी थी। वही मूवी जो अपने VFX के लिए बहुत नामी हो गई, पर अच्छे कारणों की वजह से नहीं। मैं VFX में कुछ नहीं था, सब बच्चों लोग एकदम कार्टून वाली मूवी थी और ऐसी मूवी ना बनाए, बहुत खराब मूवी थी। मायने में राक्षस ऐसे उड़ रहे हैं, VFX तो इतना गंदा पूरी सीन बदल दी। तो इस मूवी का ये शो पहला आखिरी यही खत्म कर दो। मूवी का बजट था करीब 700 करोड़ और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी VFX अच्छा नहीं हुआ। इसके पीछे एक कारण था, इस 700 करोड़ का 24% एक्टर्स की फीस में गया था। पर आदि पुरुष कोई अकेला उदाहरण नहीं है इस चीज का। यह है कठपुतली। इसका बजट था 150 करोड़ और इसका बजट का 80% पैसा अक्षय कुमार को फीस के तौर पर दिया गया। 2 तेरा 2 मेरा 3 तेरा 3 मेरा 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके। ये है थैंक गॉड जिसका बजट था 50 करोड़। अब 50 करोड़ में से 25 करोड़ अजय देवगन और 7 करोड़ सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया गया। 50 करोड़ की मूवी ने कमाए कितने? 48 करोड़। एक्टर्स की फीस इतनी बढ़ गई है कि एक पैसा कमाना किसी मूवी प्रोड्यूसर के लिए मुश्किल हो गया है। SS राजामौली ने भी इस चीज के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि 2022 में कई हिंदी फिल्म्स के फ्लॉप होने के पीछे एक कारण एक्टर्स की हाई फीस थी। इंडियन एक्सप्रेस को एक बड़े फिल्म मेकर ने कहा कि एक्टर्स इतना ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं कि शायद वो खुद ही अपने आप को अफोर्ड कर पाए। उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्रीज में एक्टर्स की फीस मैनेज हो जाती है प्रोडक्शन बजट में, पर बॉलीवुड में करना ये नामुमकिन सा हो गया। इसी वजह से 2022 में हमें कई न्यूज आर्टिकल्स दिखे जो ये कह रहे थे कि बॉलीवुड का अंत होने वाला है, क्योंकि जहाँ RRR जैसी मूवी सुपर हिट हुई थी, बॉलीवुड एक फ्लॉप के बाद दूसरी फ्लॉप देता गया। अब 2023 में ये सिलसिला जरूर खत्म हुआ एक आदमी की वजह से। सब उसके फैन बने पड़े मैम। 2022 के कंपैरिजन से इस साल कई बॉलीवुड फिल्म्स का परफॉर्मेंस जरूर बेहतर रहा है, पर अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। कई फिल्म्स जहां बड़े बड़े स्टार्स ने अच्छे खासे पैसे लिए हैं वो इस साल भी फ्लॉप हुई हैं। पर इन मूवीज की फेलियर का इम्पैक्ट स्टार्स पर इतना नहीं पड़ता जितना प्रोड्यूसर पर पड़ता है, क्योंकि कई स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार किसी फिल्म के प्रॉफिट्स का 50 से 80% तक हिस्सा लेते हैं, पर उनमें से कई एक अपफ्रंट फ्लैट फी भी लेते हैं। अब शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में ये जरूर कहा, मैं फिल्मों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता हूँ। फिल्मों में मैं हमेशा सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहता फिल्म में लगा दो, बच जाए, अगर कमा लो तो दे देना। न्यूज आर्टिकल्स की माने तो पठान में उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, पर मूवी के प्रॉफिट का 60% हिस्सा लिया, और जवान ने उन्होंने प्रॉफिट्स के साथ साथ 100 करोड़ की फीस भी चार्ज करी। अब प्रॉफिट्स के शेयर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा इससे इंसेंटिव्स अलाइन हो जाते हैं एक फिल्म प्रोड्यूसर के और एक एक्टर के। समस्या तब आती है जब एक हाई फ्लैट फीस भी होती है और प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट भी, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं करती। अजीत अंधारे जो वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि अभी प्रॉब्लम ये है कि एक्टर्स की फ्लैट फी पहले दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा है और कुछ लोग तो डे 1 की अर्निंग्स का डबल चार्ज करते हैं, तो प्रोड्यूसर को बहुत समय लगाना होता है इस फ्लैट फी को रिकवर करने के लिए। इसी वजह से सुभाष घाई ने कहा कि जहाँ स्टार 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को 2 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। वो कहते हैं कि 80 से 90% पैसा तुम ले गए, अब मैं पिक्चर क्या बनाऊं। अब सवाल ये है कि बॉलीवुड एक्टर्स इतनी हाई फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं? एक्टर्स तो हाई फीस चार्ज कर रहे हैं, पर आपको सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं देना होगा। तो वीडियो अच्छा लगे और ऐसी वीडियो देखना हो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू। इस सवाल के आंसर को समझने के लिए हमें इंडियन मूवी इंडस्ट्री का इतिहास समझना होगा। हम इंडियन फिल्म्स को 3 एराज में डिवाइड कर सकते हैं: स्टूडियो एरा, इंडिपेंडेंस एरा और कॉर्पोरेट टेकओवर एरा। 1930s में इंडिया में कई बड़े स्टूडियोज एस्टैब्लिश हुए मद्रास, कलकत्ता, लाहौर, बॉम्बे और पुणे में। फिल्म हिस्टोरियन अमृत गंगर ने कहा कि तब इंडियन फिल्म स्टूडियोज मानो अपनी ऊंचाई में थे। वो कहते हैं कि जैसे लोग गांव से शहरों में आए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, उससे लोगों के बीच मूवी देखने की डिमांड बढ़ी। इंडियन फिल्म मेकर्स वेस्ट की तरफ देखने लग गए आइडियाज के लिए और एक स्टूडियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ।
इस स्टूडियो सिस्टम में एक्टर्स, डायरेक्टर्स और दूसरे टेक्नीशियंस बस एक स्टूडियो के लिए काम करते कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। एक स्टूडियो जिम्मेदार होता था पूरे पैकेज के लिए, शूटिंग लोकेशंस, एक्टर्स, टेक्नीशियंस और पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज। एक एक्टर की फीस भी फिल्म स्टूडियो ही डिसाइड करता। इससे जो स्टूडियोज थे बजट पर कंट्रोल कर पाते थे और क्रिएटिवली और फाइनेंशियली एक अच्छी फिल्म बना सकते थे। अब जैसे एक्टर्स पॉपुलर होते वो थोड़ा बहुत नेगोशिएट जरूर कर सकते थे, पर इस स्टूडियो सिस्टम की वजह से प्रोड्यूसर्स कॉस्ट पर कंट्रोल आजमा सके। 1936 में देवदास की हिंदी अडेप्टेशन आई जिसके स्टार थे के.एल. सहगल, और जो उस जमाने की सबसे सक्सेसफुल कमर्शियल मूवीज में से एक बन गई। और के.एल. सहगल मानो इंडिया के पहले सुपरस्टार। देवदास ने ट्रैजिक रोमांटिक हीरो और एक लव ट्रायंगल की बात करी, एक ऐसी कहानी जो लाखों इंडियंस को पसंद आई। लोगों को वैसी मूवीज अच्छी लगने लग गई जहाँ एक्टर्स आम आदमियों की जिंदगी बताते। 1936 में आई अशोक कुमार की अछूत कन्या, जो एक बड़ी हिट बनी और अशोक कुमार अगले स्टार। ऐसी हिट्स के बाद बॉलीवुड में एक स्टार सिस्टम डेवलप होने लगा, जहां लोग फिल्म की कहानी के लिए नहीं बल्कि एक्टर्स को देखने जा रहे थे। के.एल. सहगल, अशोक कुमार और दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स की एक डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग स्टार्ट हो गई। इस पॉपुलैरिटी के बावजूद स्टार्स को मंथली सैलरी ही मिली थी स्टूडियो से। क्यों? क्योंकि स्टूडियोज के पास इतने पैसे थे ही नहीं मूवी मेकिंग के लिए। स्टूडियो एरा के खत्म होने तक कई इंडस्ट्रियलिस्ट मूवी बनाने में पैसा डालने लग गए। जैसे एक बॉलीवुड डायरेक्टर राइटर ने कहा कि कुछ केसेस में ट्रक बिल्डर हो, एनआरआईज हो या फिर एक डायमंड मर्चेंट, ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा था वो इन मूवीज में पैसे इन्वेस्ट करने लग गए ताकि उनको फिल्म की दुनिया में आने का मौका मिले। इस वजह से कई एक्टर्स को हाई फीस तो मिली, पर कई स्टूडियोज इन नई फीस को अफोर्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 1960s में कई स्टूडियोज बंद हो गए। अब जिस तरह इंडियन सिनेमा इवॉल्व कर रहा है उसी तरह हमारी टेक इंडस्ट्री भी इवॉल्व कर रही है। अगर आप टेक savvy हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए स्किल्स डेवलप करने की। अगर आप एक बिगनर हो, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो YouTube ट्यूटोरियल्स आपके लिए काम करेंगे। लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ आप ऐसे बंदे से सीखो जिसके पास 5 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, तो हरकीरत सिंह आपके लिए एक लाइव कोडिंग कोहॉर्ट लेकर आ रहे हैं 6 महीने का। हरकीरत ने अपनी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन IIT रुड़की से करी और उन्होंने वो एक्सपीरियंस लिया अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप एक बिगनर हो तो आप उनका 0 to 1 कोहॉर्ट ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको फाउंडेशन, फ्रंट एंड, बैक एंड और बेसिक डेवलप सिखाए जाएंगे। एंड में आपको इस कोर्स में प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे ताकि जो भी आपने सीखा है आप उसको तुरंत अप्लाई कर पाओ। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप उनका 0 to 100 कोहॉर्ट ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको एडवांस बैक एंड, सिस्टम डिजाइन और डेवलप सिखाया जाएगा। इस कोर्स में भी प्रोजेक्ट्स होंगे तो आपको एप्लीकेशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप दोनों कोहॉर्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एक बढ़िया कॉम्बो पैकेज भी दिया जाएगा। और मेरे व्यूअर्स के लिए हरकीरत एक 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो आप सोच20 का कूपन कोड यूज कर सकते हो। और मेरा ये डिस्काउंट कोड इंडिविजुअल और कॉम्बो कोहॉर्ट्स पर एप्लीकेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं वीडियो में वापस। स्टूडियो एरा के बाद आया इंडिपेंडेंट एरा, जिसके दौरान फिल्म मेकिंग में बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ एक सोर्स की वजह से। अंडरवर्ल्ड। इस एरा के दौरान फिल्म प्रोडक्शन और डिसेंट्रलाइज और डिवर्स हो गई क्योंकि कई इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स और टेक्नीशियंस इंडस्ट्री में आ पाए। अब कई प्रोड्यूसर्स के पास खुद का इतना पैसा नहीं था कि वो एक फिल्म फाइनेंस कर सके, तो मोस्ट प्रोड्यूसर्स लोन्स लेते थे या तो प्राइवेट फाइनेंसियर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स से। नामी प्रोड्यूसर्स बहुत सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ही काम करते जिन पर वो ट्रस्ट करते थे। ऐसी सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूसर्स को अपफ्रंट पैसा देते थे उनकी फिल्म के लिए। ये पैसा डिपेंड करता था कि फिल्म कितनी पॉपुलर होगी, पर हर प्रोड्यूसर की ऐसी हालत नहीं थी। कई प्रोड्यूसर्स को डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा तभी मिलता जब वो फाइनल कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर को देते। इसका मतलब था कि उन प्रोड्यूसर्स को लोन लेने की जरूरत थी अपनी फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए। ये फिल्म प्रोड्यूसर्स बैंक्स के पास भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उस समय सारे बैंक्स RBI की रेगुलेशन के अंडर थे और RBI ने कहा था कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बैंक लोन्स नहीं मिल सकते क्योंकि ये एक बहुत रिस्की बिजनेस है। प्रोड्यूसर्स के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, या तो अपनी वो पर्सनल सेविंग्स यूज करें या फिर दोस्त या फिर परिवार के सदस्य से मांगे। और लास्ट ऑप्शन था प्राइवेट फाइनेंसियर के पास जाना जो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते। पर धीरे धीरे एक्टर्स की फीस बढ़ी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी और प्राइवेट फाइनेंसियर्स ने भी कहा कि वो एक बजट का 50% ही देंगे लोन में। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। पर 1980s में कई फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास एक नई सोर्स आई पैसे की, अंडरवर्ल्ड। निशिता केनी जो एक डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि बॉम्बे में एक गैंगस्टर होता था हाजी मस्तान, जो एक बहुत बड़ा फिल्म फैन था
वो एक्ट्रेसेस के साथ मिलना चाहता था और इसी वजह से वो फिल्म्स में इन्वेस्ट करने लग गया। हाजी मस्तान इतना बड़ा फैन था बॉलीवुड मूवीज का कि उसने शादी भी एक थोड़ी बहुत फेमस एक्ट्रेस सोना मस्तान से करी, जो मधुबाला की तरह थोड़ी बहुत दिखती थी, एक ऐसी स्टार जिसका हाजी मस्तान अपनी नौजवानी में बहुत बड़ा फैन था। बॉम्बे के गैंगस्टर्स बहुत फैसिनेटेड थे इस इंडस्ट्री से और कई बार बहुत सेंसिटिव भी। जैसे दाऊद इब्राहिम ने एक बार मिथुन चक्रवर्ती को धमकी भी दी कि वो एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ ज्यादा करीब ना आए क्योंकि वो दाऊद से करीब थी। फिल्म प्रोड्यूसर्स को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि अंडरवर्ल्ड की वजह से अब उनको हाई इंटरेस्ट लोन्स नहीं लेने पड़े। डायरेक्टर निशिता केनी ने तो ये तक कहा कि गैंगस्टर्स के आने के बाद प्रोड्यूसर्स अपने बजट के ऊपर भी जा सकते थे। गैंगस्टर हर बार उनको पैसे देते था क्योंकि प्रोड्यूसर्स उनको कोई भी बहाना बोल सकते थे। वो ये बोल सकते थे कि इन एक्टर्स की बहुत डिमांड है, या फिर ये बोल सकते थे कि गैंगस्टर्स कुछ समय एक्टर्स के साथ बिता सकते हैं अगर वो और पैसा देंगे। इस पैसे की वजह से अब प्रोड्यूसर्स किसी भी एक्टर को अपनी फिल्म में हायर कर सकते थे। और हाजी मस्तान जैसे गैंगस्टर्स के लिए काम करने लगा क्योंकि वो अपनी फेवरेट फिल्म इंडस्ट्री के और करीब आ गए। और हर आदमी सोसाइटी में एक हायर सोशल स्टेटस चाहता है। फिल्म इंडस्ट्री के साथ उठने बैठने की वजह से गैंगस्टर्स को लगा कि उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा क्योंकि गैंगस्टर्स का पैसा फुल्ली कैश में था, जिसका मतलब था कि वो पूरा ब्लैक था, तो टैक्स की भी किसी को चिंता नहीं करनी पड़ी। जैसे राइटर डायरेक्टर संजीव पुरी ने कहा कि 2004 की मूवी अग्निपंख में प्रोड्यूसर ने एक्टर जिम्मी शेरगिल को कहा कि अगर तुम कैश एक्सेप्ट करोगे तो मैं आपको 23 लाख के बजाय 30 लाख दे दूंगा। अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल इतना बढ़ गया कि उस जमाने में मानो 80 से 90% फिल्म्स अंडरवर्ल्ड फंड करने लग गया। संजीव पुरी कहते हैं कि कुछ प्रोड्यूसर्स तो इतने क्लोज थे गैंगस्टर्स से कि सेट्स में भी अब कई बार उनको इन गैंगस्टर्स के साथ देख सकते थे। एक फिल्म को फाइनेंस करने के लिए ये गैंगस्टर्स किसी भी हद तक जा सकते थे। जनवरी 1997 में डायरेक्टर मुकेश भट्ट को एक फोन कॉल आया कि उनके आने वाली फिल्म के लीड एक्टर पर एक शार्प शूटर का निशाना है। एक्टर था कौन? शाहरुख खान। शार्प शूटर था गैंगस्टर अबू सालेम, जो शाहरुख खान को डराना चाहता था क्योंकि शाहरुख ने अबू सालेम की मूवी में काम करने से मना कर दिया था। शाहरुख खान ने कहा कि वो इतने डर गए थे कि एक फेमस क्रिकेटर की शादी में जब एक फैन ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा और अपना पेन निकाला तो वो इतने डर गए कि उनको लगा कि वो पेन एक गन हो सकती है। चाहे ये गैंगस्टर जरूर थे पर वो भी पैसा कमाना चाहते थे, पर उनकी हर फिल्म हिट नहीं हो रही थी। जब फिल्म हिट नहीं होती तो उनमें से कई गैंगस्टर्स पैसा ऐंठने लग गए। 1997 में तो दाऊद इब्राहिम ने टी सीरीज के गुलशन कुमार को भी मार गिराया। 1996 में नदीम, जो एक सॉन्ग कंपोजर थे, उन्होंने एक एल्बम प्रोड्यूस करी थी हाय अजनबी, और वो चाहते थे कि गुलशन कुमार इस एल्बम की म्यूजिक राइट्स को खरीद ले। गुलशन कुमार ने पहले मना कर दिया ये कहकर कि नदीम अच्छे सिंगर नहीं थे, पर बाद में म्यूजिक राइट्स परचेज कर ली। पर जब ये एल्बम रिलीज हुई ये बहुत बुरी तरह फेल हो गई और नदीम गुस्से में था कि गुलशन कुमार ने इस एल्बम को प्रमोट नहीं किया। इसलिए नदीम ने अपना हाथ मिलाया गैंगस्टर अबू सालेम के साथ, जो गुलशन कुमार को पसंद नहीं करता था क्योंकि गुलशन कुमार ने उसको एक्सटॉर्शन मनी देने से मना कर दिया, जिसके बाद गुलशन कुमार को मार गिराया गया। ये इंसिडेंट एक वेकअप कॉल था बॉलीवुड के लिए कि उनको अंडरवर्ल्ड से बाहर आना ही पड़ेगा। कई फिल्म मेकर्स सरकार को बोल रहे थे कि इंडस्ट्री को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी जाए और ऐसे वायलेंट इंसिडेंट्स ने इन डिमांड्स की अर्जेंसी बढ़ा दी। 1998 में ऐसा ही हुआ। में फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेटस मिला और एक कॉर्पोरेट टेक ओवर स्टार्ट हुआ। इस रिकॉग्निशन की वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड से तो बची ही, पर इसके साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हुई इस इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से वॉल्ट डिज्नी, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, वाईकॉम 18 और फॉक्स स्टूडियोज ने इंडियन फिल्म्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं था कि ये स्टूडियोज इंडिया में पहले मौजूद नहीं थे, वो मौजूद थे, पर वो कुछ हॉलीवुड मूवीज ही इंडियन ऑडियंस को दिखा पाते। पर वो भी जानते थे कि अच्छा प्रॉफिट तभी बनेगा जब वो बॉलीवुड मूवीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे, और ऐसा ही हुआ। जैसे 2007 में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट पहला हॉलीवुड स्टूडियो बना जिसने इंडिया में एक फिल्म को प्रोड्यूस करी। चाहे संजय लीला भंसाली हो या फिर अक्षय कुमार, फिल्म स्टूडियोज अब इन मूवीज में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने लग गए। ये फिल्म इंडस्ट्री
और इंडियन एक्टर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। प्रोड्यूसर रतन जैन ने कहा कि 2005 के पहले उन्होंने कभी भी किसी एक्टर को 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं दिए, चाहे एक्टर शाहरुख खान हो, आमिर खान या अक्षय कुमार। पर कॉर्पोरेट्स के आने के बाद ये सेम दाम 20, 25, 50 और 100 करोड़ तक बढ़ गया। धीरे धीरे कई इंडियन कंपनीज भी जैसे इरोस इंटरनेशनल और यश राज फिल्म्स ने भी एक स्टूडियो मॉडल डेवलप किया जिसे वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और प्रमोट करें। YRF जैसे कई प्रोडक्शन हाउसेस जरूर थे, पर वो एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर्स पर निर्भर करते थे अपनी फिल्म्स को डिस्ट्रीब्यूट और प्रमोट करने के लिए। पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सक्सेस के बाद YRF फाइनेंशियली स्टेबल हो पाया, जिसकी वजह से वो पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज जैसे एडिटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और प्रमोशन भी खुद करने लगा। पर ये सारी स्टूडियोज टॉप स्टार्स पर निर्भर थे अपनी मूवीज की सक्सेस के लिए, चाहे राजेश खन्ना की दाग हो, मेरी किस्मत और वक्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, या फिर शाहरुख खान की पठान। जय हिंद। ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस ने कई स्मॉल बजट मूवीज जरूर करी, पर वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी उनके लिए। तो जो मेल एक्टर्स की इम्पोर्टेंस थी वो हमारी मूवी इंडस्ट्री में बढ़ती ही गई, और इन एक्टर्स को लगा कि अगर हम इतने ही इम्पोर्टेंट है क्यों ना हम और पैसा कमाएं। पर ऐसा ही हुआ। इन एक्टर्स ने अपनी अपफ्रंट फीस कम कर दी और प्रॉफिट शेयरिंग की मांग करी। जैसे रावण को इरोस के साथ शाहरुख खान ने को प्रोड्यूस किया, अक्षय कुमार की OMG को वाईकॉम 18 और अक्षय कुमार ने को प्रोड्यूस किया। पर ये कोई नई चीज नहीं थी, अमिताभ बच्चन भी 1980s में कर रहे थे। संजय भंडारी जो एक बैंक लोन कंसल्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा कि टॉप आर्टिस्ट को पता चला कि मार्केट तो उनके लिए ही बनी हुई है, उनके पोस्टर्स की वजह से ही लोग मूवी देखने आ रहे हैं, तो क्यों ना हम और पैसे कमाएं। पर इसकी वजह से फिल्म प्रोड्यूसर्स को एक दिक्कत झेलनी पड़ी कि वो मल्टीपल बड़े एक्टर्स को एक फिल्म में कास्ट नहीं कर सकते थे। ट्रेड एनालिस्ट कमल नेहता ने कहा कि आप प्रॉफिट्स एक एक्टर के साथ ही शेयर कर सकते हो, अगर आप सभी एक्टर्स के साथ शेयर करने लग गए तो प्रोड्यूसर के पास कहां से पैसा बचेगा। फिल्म क्रिटिक राजा सेन ने कहा कि एक एक्टर की इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिली आमिर खान की गजनी मूवी में। उन्होंने कहा कि गजनी मूवी ने दिखाया कि एक मूवी की मार्केटिंग बस एक स्टार के अराउंड हो सकती है। इस चीज को फिर आगे लेके गए सलमान खान, जिन्होंने अपने पर्सनालिटी के ऊपर एक बड़ा यूनिवर्स ही बना दिया। ये स्टार्ट हुआ 2009 में वांटेड के साथ, फिर कंटिन्यू रहा दबंग, दबंग 2, रेडी, बॉडीगार्ड, जय हो, एक था टाइगर और किक के साथ, जहाँ स्टोरी नहीं बल्कि सलमान खान की पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट थी। हर मूवी में ऐसे सीन्स डाले गए जो उनके फैंस को केटर कर रहे थे। इसलिए प्रोड्यूसर रतन जैन कहते हैं कि इंडियन ऑडियंस एक स्टार के बिना फिल्म नहीं देखना चाहती। बहुत कम ही फिल्म्स हैं जो अपनी मेरिट पर चल जाती हैं, इसलिए स्टार सिस्टम तो उधर रहेगा। पर अगर स्टार्स अनरीजनेबल हो गए तो प्रोड्यूसर को तो अपना घर बेचना पड़ेगा, और ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। लाल सिंह चड्ढा, मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे मन नहीं पड़ता। बच्चन पांडे, विक्रम वेदा। इन मूवीज के एग्जाम्पल से प्रोड्यूसर्स को रियलाइज हुआ है कि एक स्टार किसी भी फिल्म की सक्सेस को गारंटी नहीं कर सकता। इसलिए कई प्रोड्यूसर्स बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि फिल्म सक्सेसफुल तभी हो रही है जब एक बड़ा स्टार हो, पर अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। पर अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो उनका इतना पैसा डूब जाता है क्योंकि वो एक्टर को अपफ्रंट फीस दे रहे हैं। और ये समस्या बस बॉलीवुड में नहीं है, अल्लू अर्जुन, रामचरण और महेश बाबू भी हाई अपफ्रंट फीस चार्ज करते हैं। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि पिछले साल कई तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स ने फिल्म प्रोडक्शन रोक दी थी इस फीस को नेगोशिएट करने के लिए। आज भी उस इंडस्ट्री में कई प्रोड्यूसर्स प्राइवेट फाइनेंसियर से पैसा उधारी पर लेते हैं अपनी फिल्म्स बनाने के लिए। ये इंटरेस्ट रेट हर महीने का 3% तक हो सकता है, और कई प्रोड्यूसर्स मानते हैं कि इस हाई अपफ्रंट फीस और हाई इंटरेस्ट की वजह से क्रिएटिविटी हमारी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं रहती। My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. आमिर खान को 7 साल लगे इस रीमेक को बनाने के लिए,
पर ये एक उदाहरण है कि बॉलीवुड में इनोवेशन की कितनी कमी है। 2000 और 2019 के बीच जो टॉप 50 सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बॉलीवुड मूवीज थी, उनमें से 33% रीमेक थी। ये रिसाइकिल करने का फॉर्मूला बॉलीवुड में अब कई सालों से चल रहा है। 2000 और 2019 के बीच जो 99 फिल्म्स ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाए, उनमें से 58 या तो रीमेक थी या फिर एक फ्रेंचाइज की थी या फिर दोनों। ऐसे गजनी हो, बॉडीगार्ड हो, रेड्डी हो, सिंघम हो, राउडी राठौर हो, सन ऑफ सरदार या फिर किक, ये सब रीमेक्स थी। रीसेंट प्रॉफिटेबल हिंदी मूवीज में से 40% साउथ इंडियन मूवीज की रीमेक थी। करण जौहर ने भी कहा कि हमारी इंडस्ट्री में लोग हर पॉपुलर तमिल और तेलुगु मूवी की रीमेक बनाने लग गए, और जब तमिल तेलुगु मूवीज नहीं मिली, हम इंटरनेशनल मूवीज को देखने लग गए। अंधाधुन, बदला या फिर भारत। अब एक समय ये फॉर्मूला बहुत अच्छा चल रहा था, पर अब ये फॉर्मूला चल नहीं रहा, क्योंकि बाहुबली, KGF और पुष्पा जैसी मूवीज को ऑडियंस बस साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी मिली है। OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से इन मूवीज को दूसरी ऑडियंस पहले ही देख लेती है, तो फिर रीमेक्स बनाने की गुंजाइश ही कहाँ है। तेलुगु सुपरस्टार नानी की सुपरहिट फिल्म जर्सी को रीमेक किया था बॉलीवुड में, और उन्होंने कहा कि जब ओरिजिनल मूवीज OTT और YouTube में है ही, तो लोग रीमेक क्यों ही देखेंगे। ऐसी लैक ऑफ इनोवेशन हमें कश्मीर फाइल्स के बाद देखने को मिली। कश्मीर फाइल्स सक्सेसफुल हो गई तो कई प्रोड्यूसर्स ऐसी मूवीज बनाने लग गए जहाँ किसी हिंदू राजा के बारे में बात होती या फिर उनके इतिहास के बारे में। पर ये फॉर्मूला भी कोई गारंटी नहीं देता। लैक ऑफ क्रिएटिविटी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, बुरी राइटिंग की वजह से। Better stories make for better films make for better economies, and hence it becomes better for actors. प्रीतीश नंदी एक जाने माने प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बस हाई एक्टर फीस सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट्स की क्वालिटी। कई फैंस कंप्लेन करते हैं कि बॉलीवुड में हमें बस घिसी पिटी स्क्रिप्ट्स क्यों देखने को मिलती हैं। कई वेल नोन डायरेक्टर्स से इसके बारे में एक सवाल पूछा गया था मुंबई फिल्म फेस्टिवल में 2014 में। विक्रमादित्य मोटवानी ने कहा कि इसके पीछे एक जड़ है कि राइटिंग से लोग पैसा कमा नहीं सकते, इसलिए अच्छे राइटर्स डायरेक्टर्स बन जाते हैं। अब इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जब अच्छे राइटर्स डायरेक्टर्स बन रहे हैं तो फिर राइटिंग बस उनके लिए बचती है जो शायद इतने अच्छे राइटर्स नहीं है। इंडस्ट्री के राइटर्स पर बहुत प्रेशर है, उनको ना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है और उनको कई स्क्रिप्ट्स लिखनी होती है एक टाइट डेडलाइन पर। ऐसी सिचुएशन में वो एक घिसा पिटा फॉर्मूला यूज करते रहते हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर जो UTV मोशन पिक्चर्स के CEO हैं, उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में इंडियन कंज्यूमर्स के बारे में प्री प्रोडक्शन रिसर्च के लिए ज्यादा समय दिया ही नहीं जाता, जबकि हॉलीवुड में 20 से 25% का फिल्म बजट प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज में किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री के मोस्ट डायरेक्टर्स ऐसी स्क्रिप्ट्स पर काम नहीं करना चाहते जिस पर उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। दुनिया की कई इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर्स को कंप्लीटेड स्क्रिप्ट्स मिलती है जो स्क्रीन राइटर्स लिखते हैं, जिनके बारे में वो शायद जानते भी ना हो। पर ऐसा बॉलीवुड में नहीं होता। बॉलीवुड में डायरेक्टर्स स्क्रीन राइटर्स के साथ पहले दिन से ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, पर इसकी वजह से राइटर्स को बस एक अच्छा आइडिया नहीं चाहिए बल्कि उनको पहचान भी चाहिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ। नवजोत गुलाटी जो एक स्क्रीन राइटर है, उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट की क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती ऐसी सिचुएशन में, बल्कि ये मैटर करता है कि आपका कैसा कनेक्शन है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ। इसकी वजह से कई टैलेंटेड राइटर्स की स्क्रिप्ट्स डायरेक्टर्स तक पहुंच नहीं पाती। इसके बारे में बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जानते हैं। जैसे एक प्रोड्यूसर ने कहा कि एस्टैब्लिश्ड राइटर्स बस घिसी पिटी स्टोरीज ही लिखते हैं, इसी वजह से प्रोडक्शन हाउसेस नई स्टोरीज और कंटेंट की तलाश में रहते हैं। पर क्या इस चीज के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन राइटर्स से मिल रहे हैं जो उनके सोशल सर्कल के बाहर है? स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन भी कितने समय से बॉलीवुड प्रोड्यूसर से बेहतर सैलरी की डिमांड कर रही है। कई बार राइटर्स को तो क्रेडिट भी नहीं दिया जाता अपनी मूवी के लिए। जैसे राइटर ज्योति कपूर को कुणाल कोहली के साथ कोर्ट में केस लड़ना पड़ा अपनी मूवी फिर से के लिए। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी ऑफ स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन इन मुंबई हर साल ऐसे 150 केसेस पर डिस्प्यूट सेटल करती है। अब अच्छे लोग ऐसे प्रोफेशन में क्यों घुसना चाहेंगे जब उनको पैसा नहीं मिलता और क्रेडिट के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, इसलिए वो डायरेक्टर बन जाते हैं। ऐसी हालत हम बुरे विजुअल्स के साथ भी देख सकते हैं। ये है अक्षय कुमार की राम सेतु, जिसका बजट था 85 करोड़ पर VFX था ऐसा। उसी के बीच में कैसे चल रहा है? वो राम सेतु पे चल रहा है, वहाँ पानी की गहराई 6 इंच से भी कम। हमारी ऑडियंस वो है जो मार्वल और DC की मूवीज देखती है और उनको पता है कि अच्छे VFX होते कैसे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है। हरसिमरत सिंह एक VFX आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एवेंजर्स और थॉर जैसी हॉलीवुड मूवीज पर काम किया है, और वो कहते हैं जब आप हैरी पॉटर, स्टार वॉर्स और मार्वल जैसी मूवीज के एंड क्रेडिट्स देखोगे आपको कई इंडियन नाम मिलेंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन्स भी प्राण स्टूडियोज के इंडियन ब्रांच ने बनाए मुंबई में। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम बजट और इम्पोर्टेंस की है।
RRR ने दिखाया कि अच्छा VFX इंडियन मूवीज में हो सकता है। पर आफ्टर स्टूडियोज, जो एक VFX और एक एनिमेशन स्टूडियो है, उसके CEO ने कहा कि इंडियन डायरेक्टर्स और राइटर्स अपनी स्क्रिप्ट में बस एक्टर्स को खुश रखना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि VFX को भी आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी होगी। मलयालम सुपर हीरो फिल्म मिन्नल मुरली बस 20 करोड़ के बजट से बनी थी, पर उसके VFX और कहानी को बहुत सराहना गया। डायरेक्टर जोया अख्तर ने भी कहा कि एक्टर्स और टेक्नीशियंस के बीच में जो गैप है पेमेंट का, वो बहुत बड़ा है। But the thing is also the disparity of the above the line and below the line. I find it offensive. It's ridiculous. Your technical crew, and it's offensive. You cannot make a good film without technicians. They are artists. They're not just technical crew. पर हमारे लिए भी बहुत आसान है ये बोलना कि बॉलीवुड की गलती है। साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा कर रही है, पर अगर आप सक्सेसफुल मूवीज पर नजर डालोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। KGF, RRR, पुष्पा, टाइगर, जवान या फिर पठान, एक पैटर्न दिखा। सुचित्रा त्यागी जो एक फिल्म क्रिटिक है, वो कहती है कि अगर मैं एक मूवी थिएटर जा रही हूँ तो मुझे एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे एक रोलर कोस्टर चाहिए। और यही शायद इंडियन ऑडियंस भी चाहती है। घर पर उनके पास एंटरटेनमेंट के कई ऑप्शंस हैं, इसीलिए जब वो एक मूवी थिएटर जाते हैं उनको एक लार्जर देन लाइफ मूवी देखनी है। इसी वजह से ऐसी मूवीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जबकि डार्लिंग्स जैसी मूवीज जो लार्जर देन लाइफ नहीं है, वो मूवी थिएटर्स पर नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही है। 12th फेल जैसी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा परफॉर्म जरूर किया है, पर वो शायद कभी भी उस लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पाएंगी जितना पठान, जवान या फिर गदर कर रही है, क्योंकि शायद इंडियन ऑडियंस मासी मूवीज ही देखना चाहती है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऑडियंस की प्रेफरेंस है। पर इस चीज के लिए हमें उन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पर दोष नहीं डालना चाहिए जो ऑडियंस की प्रेफरेंस को समझ रही है और उसी चीज को केटर कर रही है। वो जानते हैं कि अगर हम ऐसी मासी मूवीज में स्टार पावर डाल दें तो ऑडियंस मूवी देखने आएगी। 2023 में शाहरुख खान ने दिखाया है कि आज भी स्टार पावर मैटर करती है, पर होपफुली हमारे फिल्म मेकर्स उससे ये सीखना लें कि स्टार पावर ही काफी है एक हिट मूवी के लिए। अगर आपको बॉलीवुड पर ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो मैं आपको ये वीडियो जरूर स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा जो मैंने बनाया था बॉलीवुड की B ग्रेड मूवीज के बारे में, जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर ये वीडियो देख लिया तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो, जहाँ हमने बात करी थी कि बॉलीवुड का म्यूजिक बस 2-2.5 मिनट का क्यों होता है। तो ये वीडियो जरूर देखना, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें।